हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कवर करेंगे बिफोर 1996, ऑफ 96 एंड आफ्टर 96। इससे पहले हमने मेजर कमेटीज कवर करी थी, इंपॉर्टेंट कमेटीज थी। इनकी रिकमेंडेशंस हमें पता है, तो देखना है कि कौन सी कमेटी की कौन सी रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करा गया था। ऑल्दो हमने साथ ही साथ देख लिया था कि कौन सी रिकमेंडेशंस जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी गई हैं, बट स्टिल हमें एक लिंक रहना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मेजर कमेटीज की वीडियो भी जाकर देख लें। एंड इन कमेटीज के साथ ही आपने साइमल्टेनियस इलेक्शंस का टॉपिक जो है वो भी कवर करना है। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। सारा टॉपिक जो है वन इलेक्शन वन नेशन वाला टॉपिक जो है और साइमल्टेनियस इलेक्शंस पूरा डिटेल में कवर करा हुआ है, उसको भी जाकर देख लें। और करंट अफेयर्स में आज हमने रेबीज का टॉपिक भी कवर करना है, इसको डिटेल में देखेंगे क्योंकि दिल्ली और जितने भी दिल्ली के आसपास के एरिया है वहां पर रेबीज के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करा जाए एंड दे शुड नॉट बी लेट लूज इन द स्ट्रीट्स अगेन। तो ये सारी चीजें उससे रिलेटेड हमने रेबीज को कवर करना है। इसके साथ ही क्योंकि बिहार में आगे इलेक्शंस होने वाले हैं तो इलेक्शन कमीशन SIR कंडक्ट करवा रहा है, दैट इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इलेक्टोरल रोल्स में रिवीजन करा जा रहा है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के नाम डिलीट कर दिए गए हैं, वो एक अलग इशू चल रहा है, इससे रिलेटेड भी थोड़ा सा हम देखेंगे। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल सिस्टम को क्लीन अप करने के लिए बहुत सारी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को डीलिस्ट कर दिया गया है, इनको हटा दिया गया है। तो ये टॉपिक भी हम देखेंगे। तो जो डिफरेंट टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका जो कैटेगराइजेशन है आज के टाइम पर हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिफोर 1996। तो सबसे पहला रिफॉर्म है वोटिंग एज को कम करना। अब ये कौन सी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी? सबसे पहली कमेटी जस्टिस तारकुंडे कमेटी ने 1974, और जिसको जयप्रकाश नारायण कमेटी भी बोलते हैं, इन्होंने बोला था कि जो वोटिंग एज है उसको 18 ईयर कर देना चाहिए। अब इसके लिए फिर आती है बाद में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। बहुत बार इस अमेंडमेंट को हमने पढ़ा है, तो ये एक तरह से रट ही जाता है, क्रैम ही हो जाता है। तो वोटिंग एज फिर इस अमेंडमेंट से कम कर दिया गया था 21 ईयर से 18 ईयर तक। किसके लिए? लोकसभा इलेक्शंस के लिए एंड असेंबली इलेक्शंस के लिए। अब ये क्यों करा गया? बहुत ऑब्वियस सा रीजन है, क्योंकि देखिए अगर हम ये बोलते हैं कि 18 ईयर वाला जो एक इंसान है वो एक अडल्ट है, तो अगर एक अडल्ट है उसको फिर वोटिंग का राइट भी होना चाहिए, दैट इज हमारी जो यूथ है उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए इलेक्टोरल प्रोसेस में, हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में, जिसकी वजह से फिर वोटिंग एज को कम कर दिया गया। एंड ये रिकमेंडेशन किसने दी थी? तारकुंडे कमेटी ने और जयप्रकाश नारायण कमेटी ने। नेक्स्ट है डेप्यूटेशन टू इलेक्शन कमीशन। अब देखिए जो इलेक्शन प्रोसेस है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक्सटेंसिव प्रोसेस है, तो इसके लिए डिफरेंट ऑफिसर्स की, स्टाफ की जरूरत पड़ती है ना। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है। इनफैक्ट इलेक्शन मशीनरी का टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफिसर्स हमने देखे थे कि कितने ज्यादा नंबर ऑफ ऑफिसर्स की, स्टाफ की जरूरत पड़ती है। अब इस सेकंड रिकमेंडेशन में क्या बोला गया था इलेक्टोरल रिफॉर्म में कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है इसमें अमेंडमेंट करी जाती है 1988 में। एंड इसमें क्या बोला जाता है कि जो भी स्टाफ या फिर जो भी ऑफिसर्स इलेक्टोरल रोल्स में करेक्शन करने के लिए, उनको प्रिपेयर करने के लिए, या फिर अगर इलेक्टोरल रोल्स में, देखिए इलेक्टोरल रोल क्या होता है? एक सिंपल सी लिस्ट है जिसमें वोटर्स का नाम दिया जाता है ना, कि ये वाले लोग हैं जो कि वोट कास्ट कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, तो उसको बोलते हैं इलेक्टोरल रोल। अब जितने भी ऑफिसर्स या फिर स्टाफ इस इलेक्टोरल रोल की प्रेपरेशन में लगे होंगे या फिर इसकी रिवीजन में या फिर करेक्शन में लगे होंगे, वो क्या माना जाएगा उनको? कि वो डेप्यूटेशन पे है, इलेक्शन कमीशन के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। अब क्योंकि ये लोग इलेक्शन कमीशन के लिए काम कर रहे होंगे तो इनको कंट्रोल भी इलेक्शन कमीशन करेगा, इनकी सुपरिंटेंडेंस का काम भी इलेक्शन कमीशन ही करेगा, जो भी देख रेख होगा वो सारा का सारा जो अथॉरिटी होगा वो इलेक्शन कमीशन का ही होगा। इस टाइम पर भी देखिए बिहार में इलेक्टोरल रोल्स का इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, तो जितना भी ये स्टाफ होगा इस काम के लिए लगा हुआ है आज के टाइम पर, वो किसके अंडर आएगा? इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी के अंडर आएगा। इलेक्शन कमीशन ही इनको सुपरवाइज करेगा आज के टाइम पर भी जो बिहार में SIR हो रहा है। इसीलिए ही ये अथॉरिटी अब इलेक्शन कमीशन के पास होके कहां से आती है? जो हमारे आर्टिकल्स हैं 324 जैसे कि आर्टिकल है, ये इलेक्शन कमीशन को अथॉरिटी देता है ये सारे काम करवाने के लिए। नेक्स्ट रिफॉर्म है इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रपोजर्स। प्रपोजर्स क्या है? ऐसे लोग जो किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे नॉमिनेशन पेपर को साइन करके, ठीक है। अब देखिए
1988 में थोड़ा सा ये ट्रिकी है क्योंकि इसमें नंबर दिया गया है जैसे कि 10% ऑफ इलेक्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी और 10 सच इलेक्टर्स, है ना। इस चीज़ को हमने समझना है, थोड़ा सा ट्रिकी है बट समझ आ जाएगा। तो क्या है कि अगर किसी भी कैंडिडेट को राज्यसभा के लिए इलेक्शन फाइट करना है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए करना है, किसकी बात हो रही है, या तो राज्यसभा की या फिर अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इलेक्शन फाइट करना है, तो उस कैंडिडेट को सपोर्ट चाहिए होगा, वो नॉमिनेशन फाइल करेगा अपनी, है ना। तो सपोर्ट चाहिए होगा, सपोर्ट किसका चाहिए होगा, कुछ प्रपोजर्स का। अब ये प्रपोजर्स कौन है, प्रपोजर्स है इलेक्टर्स और जो वोट कास्ट कर सकते हैं। अब देखिए हमें पता है कि जो राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं, हम लोग डायरेक्टली वोट कास्ट नहीं करते हैं राज्यसभा के एमपी के लिए, है ना। ये लोग कहाँ से चुने जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर जो होंगे, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर हैं। इलेक्टेड मेंबर का मतलब है क्या है कि वो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए होगा, है ना। तो ये लोग अपनी वोट कास्ट करेंगे। ऐसे ही कुछ कुछ मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, है ना। तो राज्यसभा को ऐसे इलेक्ट करा जाता है इनके मेंबर्स को। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात करें तो इसके मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, इनमें वोट कास्ट होती है। देखिए अब यहाँ पर भी हम लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। यहाँ पर आते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, 1/3 ये लोग चूज करेंगे। ऐसे ही कुछ लोकल बॉडीज होंगी, 1/3 ही लोकल बॉडीज चूज करेंगी। ऐसे ही कुछ टीचर्स एंड ग्रेजुएट्स जो होंगे, ये लोग 1/12 मेंबर को इलेक्ट करेंगे या फिर चूज करेंगे, है ना। तो ये तो हो गया स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। अब देखिए हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि देखिए ओके, इस रिफॉर्म में पहले तो क्या बोला गया है कि अगर किसी भी कैंडिडेट को राज्यसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस में कंटेस्ट करना है तो उसको प्रपोजर्स का सपोर्ट चाहिए होगा। अब ये जो नंबर है प्रपोजर्स का जिन्होंने सपोर्ट करना है, ये नंबर इंक्रीज करके कर दिया गया है 10% ऑफ द इलेक्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब कि जो एमएलएज वगैरह हैं किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी टोटल वोटर्स हैं उनका 10% जो होगा इनको सपोर्ट करेगा, उस कैंडिडेट को सपोर्ट करेगा। अगर ये कंडीशन नहीं है देन क्या है कि 10 सच इलेक्टर्स, 10 इलेक्टर्स ही जो होंगे वो इसको सपोर्ट करेंगे। विच एवर इज लेस, 10% ऑफ इलेक्टर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, सॉरी फॉर राइटिंग, और 10 सच इलेक्टर्स, दोनों में से जो भी लेस है। इसका मतलब अब क्या है, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, हम पंजाब की एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कोई कैंडिडेट है जिसको पंजाब जो है, हमारा पंजाब स्टेट जो है, उसमें से कुछ मेंबर्स को इलेक्ट करके भेजना है राज्यसभा में। सीट्स आई हैं राज्यसभा की, ठीक है ना। तो उसमें से अब हमने क्या करना है, राज्यसभा की सीट को फिल करने के लिए, जो पंजाब से आई है उसको फिल करने के लिए कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना कैंडिडेट सिलेक्ट करेगी, है ना। अब उस कैंडिडेट को, सपोज पंजाब का कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी है पंजाब का, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सपोज 500 इलेक्टर्स हैं, 500 टोटल इलेक्टर्स हैं, दैट इज वोटर्स हैं। अब क्या बोला गया है, 10% ऑफ टोटल इलेक्टर्स। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या है, 500 इलेक्टर्स है, तो 10% ऑफ 500 कितना होगा, ये आ जाएगा 50 इलेक्टर्स। नो देखिए उन्होंने नंबर दिया था, दूसरा नंबर क्या था, टोटल 10 इलेक्टर्स, विच एवर इज लेस। जो सेकंड कंडीशन थी वो थी 10 इलेक्टर्स की। यहां पर कितना आया है, 50 इलेक्टर। तो सपोर्ट कितनों का चाहिए होगा, अब सपोर्ट चाहिए होगा 10 ही इलेक्टर्स का, क्योंकि क्या बोला गया है, विच एवर इज लेस। यहां पर नंबर कितना आया था, 50 का, लेकिन दूसरी कंडीशन में जो नंबर था वो था 10 एंड वो लेस था। तो इस कैंडिडेट को जो पंजाब से राज्यसभा की सीट के लिए कंटेस्ट करना चाहता है उसको 10 इलेक्टर्स का सपोर्ट चाहिए होगा। अब देखिए सपोज ये तो थी एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें 500 इलेक्टर थे। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी या फिर कोई ये जो एरिया है वो छोटा हो, है ना। तो उस केस में देखिए क्या होगा, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी स्मॉल है ना, स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सपोज उसमें जस्ट 50 इलेक्टर्स ही हैं, 50 वोटर्स ही हैं इसमें अभी, तो यहां पर क्या होगा, 10% फिर से देखा जाएगा, 10% ऑफ
50। पहले बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी तो हमने 10% ऑफ 500 देखा था, अभी 10% ऑफ 50, तो ये कितना आया 55 इलेक्टर्स, सॉरी है ना। अब सेकंड कंडीशन में कितना नंबर दिया गया था 10 इलेक्टर्स का। अब इस 10 में से एंड इस 5 में से छोटा कौन है, स्मॉल है 5। तो अगर स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंसी है ऐसे, तो इस कैंडिडेट को फिर जस्ट 5 इलेक्टर का ही सपोर्ट चाहिए होगा नॉमिनेशन के लिए, अगर उसने इलेक्शंस राज्यसभा के लिए कंटेस्ट करने हैं। सेम गोज विद स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेम ही ऐसे कैलकुलेट कराया जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा तो ट्रिकी था बट इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि इलेक्शन का अभी टॉपिक काफ़ी एक हॉट टॉपिक है, डिबेट ऑनगोइंग है, जो भी इलेक्टोरल फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो इतना सा पोर्शन ही सही उसको वापस से एक बार फिर से देख लें। ये 10% और जो 10 वाला ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आना चाहिए। ओके, एक पॉइंट रह गया कि जो नंबर ऑफ प्रपोजर्स हैं इनको इंक्रीज क्यों करा गया था। ऐसा इसलिए करा गया था क्योंकि राज्यसभा में सीट पाने के लिए जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो भी अपना नॉमिनेशन दे देते थे। अगर किसी कैंडिडेट को कोई भी वोट नहीं मिला है तो भी उनका नॉमिनेशन फाइल हुआ होता था। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं ऐसे ही हर कोई नॉमिनेशन फाइल ना कर दे राज्यसभा सीट के लिए, तो इस चीज़ को हटाने के लिए ही ये मिनिमम कंडीशन रखी गई थी। तो अब क्या है कि वही कैंडिडेट जिनको एक मिनिमम सपोर्ट मिलेगा प्रपोजर्स का, वही नॉमिनेशन फाइल कर पाएंगे एंड वही इलेक्शंस के लिए कंटेस्ट भी कर पाएंगे। अब नेक्स्ट रिफॉर्म क्या था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से रिलेटेड। इसको हमने बाद में थोड़ा डिटेल में भी कवर करना है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट करी गई थी 1951 का। ओके, एक बात और, अभी जो आरपीए एक्ट है 1951 का एंड जो बाद में इसमें अमेंडमेंट्स भी आई हैं, ये एक्ट अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ रिसेंट ऑनगोइंग जो इश्यूज हैं इलेक्शन से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों की वजह से। तो इन लॉज को भी हमने पढ़ना है और डिटेल में अब कवर इसको करना पड़ेगा। तो देखिए, तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का है, इसमें अमेंडमेंट करा गया एंड इसको फिर इम्प्लीमेंट करा गया 1989 में। इसमें प्रोविजन दिया गया कि अब इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए ईवीएम मशीन का यूज़ करा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ करा जाएगा। एंड जो फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ करा गया था, देखिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसका यूज़ करा गया था 1998 में, कुछ सिलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही करा गया था। अब वो कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी स्टेट्स की थी, एक है राजस्थान, देन एक है मध्य प्रदेश एंड देन है दिल्ली। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ही एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले इसका यूज हुआ था। देन उसके बाद फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शन, जब देखिए ये क्या था, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसका यूज हुआ था, फिर पूरी स्टेट में कंप्लीट स्टेट जिसमें इसका यूज हुआ था वो थी सबसे पहले गोवा, ये 1999 में हुआ था। देन उसके बाद जनरल इलेक्शंस के लिए जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं जनरल इलेक्शंस, उसमें ईवीएम का जो यूज है 2004 में हुआ था। देखिए कैसे है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, पूरी स्टेट में नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही इसका यूज हुआ था। फिर जो गोवा फर्स्ट स्टेट बनी थी जिसमें ईवीएम का यूज हुआ था 1999 में एंड देन 2004 में फिर जनरल इलेक्शंस के लिए ईवीएम का यूज हुआ था। ईवीएम को भी हमने डिटेल में पढ़ना है अब अभी के लिए, क्योंकि हम जस्ट एक रिफॉर्म्स देख रहे हैं कौन से हुए थे। डिटेल में हम बाद में देखेंगे कि जो ईवीएम मशीन है वो कैसे इवॉल्व हुई है एंड आज के टाइम पर क्या डेवलपमेंट है, क्या सिनेरियो है। ओके, नेक्स्ट क्या है, बूथ कैप्चरिंग। इसको हम पहले वाली एक वीडियो में भी देख चुके हैं, करंट अफेयर का ही कोई टॉपिक था। तो देखिए, सेक्शन 58A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, देखिए इस एक्ट को अमेंड करा गया था एंड ये सेक्शन इसमें इंसर्ट करा गया था एंड ये डील करता है फिर बूथ कैप्चरिंग से। तो अगर किसी भी जगह पर बूथ कैप्चरिंग हुई है ड्यूरिंग इलेक्शंस, तो उन इलेक्शंस को नल कर दिया जाएगा और काउंटरमैंड कर दिया जाएगा एंड वापस से इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे। बूथ कैप्चरिंग क्या है कि किसी पोलिंग स्टेशन का सीजर हो चुका है, उसको कंट्रोल कर लिया है मनी या फिर मसल पावर का यूज करके, एंड जो पोलिंग अथॉरिटीज हैं, जो भी ऑफिसर्स इलेक्शंस कंडक्ट करवा रहे हैं, उनको कंपेल करा जा रहा है कि वो बैलेट पेपर्स भी सरेंडर कर दें या फिर वोटिंग मशीन्स को सरेंडर कर दें। एक तो ये चीज़ भी बूथ कैप्चरिंग में आ जाएगी। या फिर क्या करा जा रहा है कि पोलिंग स्टेशन को कंट्रोल करके कोई पर्टिकुलर जो पार्टी के मेंबर हैं
वो लोगों को कंपेल कर रहे हैं कि उसी पार्टी को ही वोट करें। जैसे कि कोई ए पार्टी है, उसके कैंडिडेट जो हैं वो इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं, अब इसके जो सपोर्टर्स हैं वो लोगों को कंपेल कर रहे हैं कि आप इसी पार्टी के ही कैंडिडेट को वोट करो। अब ये जो कंट्रोल है मसल पावर के थ्रू भी हो सकता है या फिर मनी पावर के थ्रू भी हो सकता है। बेसिकली किसी को भी अपनी फ्रेंचाइज एक्सरसाइज करने का, वोट कास्ट करने का राइट अलाउ नहीं करा जा रहा है, तो वो भी बूथ कैप्चरिंग ही होगा। या फिर क्या हो रहा है कि जो वोटर वोट कास्ट करने जा रहा है उसी को ही थ्रेट करा जा रहा है, उसी को डराया धमकाया जा रहा है कि आप वोट कास्ट नहीं कर सकते हो, है ना। ये भी अब मसल पावर का यूज करके होगा। या फिर जब वोट्स की काउंटिंग होगी, उस जगह पर, जिस जगह पर काउंटिंग हो रही है वोट्स को, उस जगह को ही सीज कर लिया गया है ना। तो वोट्स की काउंटिंग में भी हर्डल्स डाली जा रही हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी बूथ कैप्चरिंग में। एंड इस चीज को कंट्रोल करने के लिए फिर क्या सेक्शन इंसर्ट करा गया था, सेक्शन 58A इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। अब नेक्स्ट है रिफॉर्म, वो है एपिक, दैट इज इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड। वोट डालने के लिए आज के टाइम पर हर किसी का एक वोटर आईडी कार्ड बना होता है। वोटर जो आईडी कार्ड होगा उसके ऊपर उस इंसान का फोटो भी होता है, वो ही है एपिक, दैट इज इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ओके, तो देखिए ये जो एपिक का जो वोटर आईडी कार्ड है ये किस चीज के लिए आया था, ये आया था आइडेंटिटी थेफ्ट को कंट्रोल करने के लिए। इसको आप आज के टाइम पर, आज की जो मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल है वो है जो राहुल गांधी ने एक बॉम्ब फोड़ दिया है ना कि जो कर्नाटका में अभी इलेक्शंस हुए थे, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करी थी राहुल गांधी ने, कि बहुत सारे जो वोटर आईडी कार्ड्स हैं उसमें आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ है। आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ कैसे था कि एक मकान में, एक ही घर में 50-50 मेंबर्स हैं, या फिर किसी का एड्रेस सही नहीं है, या फिर कहीं पर इम्पर्सोनेशन हो रही है, दैट इज जो एक ही इंसान है वो अलग अलग जगह पर, अलग अलग एरियाज में जाकर वोट कास्ट कर रहा है अपनी, है ना। तो ये क्या है, ये एक तरह से बोगस वोटिंग ही है, ये आइडेंटिटी थेफ्ट ही है। इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए आप अभी की ये वाली एग्जांपल कोट कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में, जो कर्नाटका में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में इशू अभी अराइज हुआ है ना, तो इशू जो रेज करा गया है उसको आप कोट कर सकते हो। बिहार में इतने जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाया जा रहा है इलेक्टोरल रोल्स के लिए, है ना, उसको इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करा जा रहा है, उसमें भी बहुत सारे इलेक्टर्स जो हैं, वोटर्स हैं, उनका नाम डिलीट कर दिया गया है। तो जितनी भी ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स हैं, आप जो अगर कोई इलेक्शन से रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन आ भी जाता है तो इन सारी एग्जांपल्स को आप कोट कर सकते हो, आप जो डेटा है, फैक्चुअल डेटा है उसको कोट कर सकते हो, तो आपका आंसर स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तो अब देखिए जो एपिक है, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये इलेक्शन कमीशन का डिसीजन था। 1993 में ये इशू करा गया था फोटो आइडेंटिटी कार्ड। क्यों? ताकि इम्पर्सोनेशन को, मतलब कि कोई इंसान जो है बार बार जस्ट अपना नाम यूज करके वोट कास्ट करने ना चला जाए, है ना। अब क्या होगा कि उसका फोटो भी देखा जाएगा, उस इंसान का फोटो देखा जाएगा वोटर आईडी कार्ड पर, अपना नाम चेक करेगा एंड वोट कास्ट करेगा। आज के टाइम पर भी जो इलेक्टोरल रोल बनते हैं वो वोटर आईडी कार्ड, दैट इज जो भी बनता है, ठीक है ना, वो इस एपिक के बेसिस पर ही बनता है। जितने भी रजिस्टर्ड इलेक्टर्स होंगे उनको एक एपिक इशू करा जाता है, दैट इज वोटर आईडी कार्ड इशू करा जाता है, एंड देन उसका इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करा जाता है। एंड हर साल देखिए 1 जनवरी को इलेक्टोरल रोल जो होगा वो रिवाइज करा जाता है। इलेक्शन कमीशन ही ये सारी चीजें करवाता है। इसी की वजह से ही आज के टाइम पर जो बिहार में देखिए आगे इलेक्शंस आने वाले हैं तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाया जा रहा है इलेक्टोरल रोल्स का। अब देखिए, क्योंकि देखिए अब 1 जनवरी की बात करी गई है ना, तो हर साल बहुत सारे लोग जो होंगे वो 18 ईयर के हो जाएंगे, एंड जब कोई 18 ईयर का हो जाता है तो उनको वोटिंग का राइट मिल जाता है ना। तो इट मीन्स ये जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू करने का प्रोसेस है, जो भी इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करने का प्रोसेस है, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। क्योंकि देखिए आगे आगे हर साल कोई ना कोई नया आता जाएगा एंड किसी ना किसी का डिलीशन होता जाएगा, है ना। तो ये हमेशा एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस रहेगा, ऑन गोइंग प्रोसेस रहेगा, एक्सेप्ट सिर्फ एक ही कंडीशन में ये प्रोसेस बंद होगा। कब? फॉर अ ब्रीफ पीरियड बिटवीन द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग नॉमिनेशन एंड कंप्लीशन ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। कब ये जो इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करने का प्रोसेस है सिर्फ एक ही केस में बंद होता है, जब लास्ट नॉमिनेशन फाइल हो जाता है, तब से लेकर जो इलेक्टोरल प्रोसेस कंप्लीट होता है उस टाइम पीरियड तक, दैट इज जब तक इलेक्शन चल रहे होते हैं,
खत्म हो जाते हैं तब तक ही ये प्रोसेस बंद होता है। अदरवाइज इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करने का प्रोसेस बेस्ड ऑन एपिक, दैट इज वोटर आईडी कार्ड को जो प्रिपेयर करना होता है, ये एक ऑनगोइंग एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अब हम देखते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऑफ 1996। ओके, सबसे पहले है देखिए 1990 में जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट थी उसने एक कमेटी अपॉइंट करी थी, दिनेश गोस्वामी कमेटी। इसको भी हमने कवर करा था, दिनेश गोस्वामी कमेटी को, गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स 1990। ठीक है, इसको भी आपने एक बार अगर नहीं देखी है आप पहले वाली वीडियो में जाकर इसको देख लें। ओके, सो इस कमेटी को अपॉइंट करा था। ये जो दिनेश गोस्वामी थे ये उस टाइम पर लॉ मिनिस्टर थे। इस कमेटी को बोला गया था कि आप इलेक्टोरल जो सिस्टम है उसको डिटेल में स्टडी करो, मेजर्स सजेस्ट करो, अगर कोई ड्रॉबैक्स है उसके लिए रेमेडी सजेस्ट करो। इसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट करा देन 1990 में, एंड इस कमेटी की कुछ रिकमेंडेशंस को फिर इम्प्लीमेंट करा गया। कुछ रिकमेंडेशंस को अब हम देखेंगे। तो आपने देखिए इससे पहले ना उस उतना ही पोर्शन चाहे दिनेश गोस्वामी कमेटी का आप एक बार जाके उस वीडियो में जरूर देख लें। ओके, सबसे पहले जो पहला रिफॉर्म था वो है कैंडिडेट की क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, कि कैंडिडेट्स को बेस्ड ऑन नेशनल और स्टेट पार्टी उनको क्लासिफाई कर दिया गया कि 3 कैटेगरीज होंगी। जो भी कैंडिडेट इलेक्शंस फाइट करना चाहते हैं 3 कैटेगरीज हैं। लिस्ट बनाई जाएगी। सबसे पहले कैंडिडेट कौन से होंगे, वो कैंडिडेट जो कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के हैं। सबसे पहले है रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट। देन अच्छा, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज में कौन सी आएंगी, जो कि नेशनल एंड स्टेट लेवल की पार्टीज हैं। देन उसके बाद है सेकंड, कैंडिडेट्स ऑफ रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा, अब ये न्यूज में भी है क्योंकि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको डीलिस्ट करा जा रहा है ना, उनको हटाया जा रहा है। ऐसी पार्टीज जिन्होंने बहुत टाइम से कोई भी इलेक्शंस में कंटेस्ट नहीं करा है। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स कौन से आ गए, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के। देन आ गए रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के। देन थर्ड कैटेगराइजेशन आएगी इंडिपेंडेंट्स की। अब नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया है कि देखिए जब भी इनकी लिस्ट बनाई जाएगी ना, अब देखिए कि जब भी कोई कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करता है तो एक बैलेट पेपर के ऊपर उसका फोटो लगा होता है या फिर उसका जो इलेक्शन सिंबल होता है उसका फोटो लगा होता है, एंड उसके नेक्स्ट या फिर स्टैंप लगा के ऐसे वोट को कास्ट कर दिया जाता है ना। एंड अगर ईवीएम मशीन के थ्रू वोटिंग हो रही है तो नेक्स्ट सिंबल के नेक्स्ट बटन प्रेस कर दिया जाता है ना। तो अब क्या कहा गया है कि जब भी बैलेट पेपर प्रिपेयर करा जाएगा इन कैंडिडेट का तो ये ऐसे ही ऑर्डर में अपीयर होगा। जैसे कि अगर ये एक बैलेट पेपर है तो सबसे पहले कौन से कैंडिडेट आएंगे, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के। देन फिर कैंडिडेट्स आएंगे रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के। फिर लिस्ट आएगी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की। अब इनके भी नाम देखिए, अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही कैंडिडेट है, कैंडिडेट तो बहुत सारे होंगे। एंड जब उनको अरेंज करा जाएगा तो उन कैंडिडेट के नाम को फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज करा जाएगा। पहला तो रिफॉर्म ये था ऑफ 1996। अब नेक्स्ट रिफॉर्म देखिए क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। बहुत सिंपल है, कोई भी कैंडिडेट, ठीक है, कोई भी पर्सन जिसने नेशनल प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971, क्या है एक्ट का नाम, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971। इसके अंडर कुछ ऑफेंसेस आते हैं इस एक्ट के अंदर। सबसे पहला क्या है, नेशनल फ्लैग की इंसल्ट करना, या फिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी इंसल्ट करना, या फिर नेशनल एंथम गाने पर रोक लगाना। अगर ऐसे ये वाले 3 ऑफेंस हुए हैं तो उस कैंडिडेट को, उस पर्सन को इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करने दिया जाएगा, दैट इज उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब ये कौन से इलेक्शंस की बात हो रही है, पार्लियामेंट के एंड स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के लिए। एंड कितने टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई करा जाएगा, तो 6 ईयर्स के लिए उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट है देखिए, प्रोहिबिशन ऑन सेल ऑफ लिक्विड। सिंपल सा है कि कोई भी जब इलेक्शंस हो रहे होंगे तो कोई भी लिक्वर या फिर कोई भी इंटॉक्सिकेंट है उसको सेल नहीं करा जाएगा, ना ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा किसी शॉप के ऊपर भी नहीं, कोई होटल वगैरह के किसी भी प्लेस, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो पब्लिक है। अब देखिए यहाँ पर ना बात हो रही है, क्या लिखा गया है, वेदर प्राइवेट और पब्लिक विद इन अ पोलिंग एरिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 48 आवर्स एंडिंग विद द आवर फिक्स्ड फॉर द कंक्लूजन ऑफ पोल।
अब कितने टाइम के लिए ये सेल को बंद करा गया है, तो देखिए 48 आवर का पीरियड रखा गया है। अब ये 48 आवर कैसे हैं कि पहले तो देखिए पोलिंग एरिया के जो आसपास कोई भी, चाहे वो पब्लिक प्लेस है चाहे वो प्राइवेट प्लेस है, उस जगह पर पहले तो लिक्विड सेल नहीं करा जाएगा। अब 48 आवर का क्या चक्कर है कि वोटिंग एंड होने से पहले के 2 दिन, जब वोटिंग का सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा उससे पहले के 2 दिन कोई भी सेल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज किसी एरिया में वोटिंग जो एंड हो रही है फ्राइडे 5 PM को, तो ये जो 48 आवर का पीरियड कैसे स्टार्ट होगा, वेडनेसडे के 5 PM से लेकर कंटिन्यू रहेगा फ्राइडे के 5 PM तक, दैट इज 48 आवर, 2 दिन तक कोई भी सेल नहीं होगा। नेक्स्ट रिफॉर्म भी देखिए प्रपोजर्स से रिलेटेड है। अब देखिए किसी कैंडिडेट ने अगर पार्लियामेंट के इलेक्शंस के लिए और ऐसे ही जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं इनमें अगर कंटेस्ट करना है किसी कैंडिडेट ने, तो उसको प्रपोजर्स का सपोर्ट चाहिए होगा, है ना। प्रपोजर जो होगा वो साइन करेगा। अब देखिए अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसको रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं है, तो उसको 10 प्रपोजर्स का 10 इलेक्टर्स का सपोर्ट चाहिए होगा। एंड अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसको सपोर्ट है रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का, तो उसको जस्ट 1 स्पॉन्सर ही चाहिए होगा, उसको जस्ट 1 प्रपोजर का ही सपोर्ट चाहिए होगा। और सेम चीज क्यों करी गई है, या जैसे कि पहले वाला था बिफोर 1996, ऐसे ही अभी भी ये चीज क्यों करी गई है 1996 में, सो दैट टू डिस्करेज नॉन सीरियस कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग द इलेक्शन, जो कि ऐसे ही बस सीट लेने के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उनको डिस्करेज करने के लिए ही ये सारे जो रिफॉर्म्स है करे जाते हैं। अब नेक्स्ट चीज है, जो नेक्स्ट रिफॉर्म है वो है डेथ ऑफ कैंडिडेट से रिलेटेड। पहले क्या होता था कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है उसकी डेथ हो जाती है, पोलिंग से पहले, इलेक्शंस नहीं हुए हैं, इलेक्शन से पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो इलेक्शन को काउंटरमेंड कर दिया जाता था, मतलब कि इलेक्शन को अनल कर दिया जाता था। तो पूरे का पूरा जो इलेक्शन होता था वो फिर से वापस से स्टार्ट होता था। अब क्या कर दिया गया है कि अगर किसी कैंडिडेट की डेथ हो भी जाती है इलेक्शन पोलिंग से पहले, तो इलेक्शन को काउंटरमेंड नहीं करा जाएगा। बट क्या कर दिया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का है, दैट इज कोई पार्टी नेशनल पार्टी है या फिर स्टेट लेवल की पार्टी है, अगर उसके कैंडिडेट की इलेक्शन से पहले ही डेथ हो जाती है, तो पार्टी को एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप विद इन 7 डेज का टाइम दिया गया है कि 7 डेज के अंदर ही आप एक नया कैंडिडेट सुजेस्ट कर दो। तो ये भी सिंपल सा था। अब एक और चीज करी गई है, टाइम लिमिट फॉर बाई इलेक्शंस। बाई इलेक्शन क्या होते हैं कि देखिए, एक तो होता है जनरल इलेक्शंस हो गए, जो स्टार्टिंग से सारा इलेक्शन होता है। सपोज इलेक्शन हो चुके हैं बट कोई वैकेंसी क्रिएट हो गई है ना, अब उस वैकेंसी को फिल करने के लिए ही जो इन द मीन टाइम इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, उस इलेक्शन को बोला जाएगा बाई इलेक्शन। अब यहाँ पर क्या है कि टाइम लिमिट रखी गई है बाई इलेक्शन के लिए। ओके, सो अब क्या है कि बाई इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन 6 months ऑफ अकरेंस ऑफ वैकेंसी इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। कि अगर ऐसा कोई अकरेंस होता है वैकेंसी आती है, तो 6 मंथ के अंदर ही बाई इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। बट ये चीज जो होगी वो 2 केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर तो जो टर्म रहती है किसी कैंडिडेट की जो टर्म रहती है वो लेस देन 1 ईयर है। देखिए, वैकेंसी क्रिएट हो गई है बट जो टर्म रहती थी उस कैंडिडेट की वो 1 साल से कम थी। तो अब बाई इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए बाई इलेक्शन कंडक्ट करवाने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम रहता है, स्टार्टिंग से फिर से इलेक्शन तो हो ही जाने हैं, तो अगर 1 साल से कम का पीरियड है तो उस केस में फिर ये जो कंडीशन होगी एप्लीकेबल नहीं होगी। सेकंड क्या है कि अगर इलेक्शन कमीशन या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए इलेक्शन कमीशन जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करेगा। अगर उनको लगता है कि बाई इलेक्शन विद इन स्पेसिफाइड पीरियड कंडक्ट करवाने डिफिकल्ट है, तो उस टाइम पर भी फिर इसको कैंसिल करा जा सकता है। तो इट मीन्स बाई इलेक्शन तभी होंगे अगर किसी कैंडिडेट का टर्म 1 साल से ज्यादा का रहता था, उसी केस में ही इलेक्शंस ऐसे बाई इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ओके, देन उसके बाद है हॉलीडे ऑन पोलिंग डे। ये भी इजी सा ही है कि कोई भी रजिस्टर्ड वोटर्स जो होंगे, जो भी इलेक्टर्स हैं, किसी ट्रेड में हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्री या इस्टेब्लिशमेंट में है, उनको एक पेड हॉलीडे मिलती है। ठीक है, उनको पेमेंट मिलेगा बट वो अपना वोट कास्ट करने के लिए जा सकते हैं एंड उस दिन हॉलीडे ही होगी, उनको छुट्टी दी जाएगी। ओके, एंड ऐसे ही जो एम्प्लॉयर होगा अगर ऐसा इस रूल को वायोलेट करता है, दैट इज
एम्प्लॉयज़ को वोट कास्ट करने के लिए छुट्टी नहीं दी जा रही है, उनको हॉलीडे नहीं दी जा रही है, तो उस एम्प्लॉयर को, उस जो काम देने वाला इंसान है, उसको 500 रुपए का जुर्माना हो सकता है। बट ये रूल किस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा? उस जॉब के लिए, उस सर्विस के लिए जिसको छोड़ने पर एक डेंजर हो सकता है, ठीक है, कोई सब्सटेंशियल लॉस हो सकता है एम्प्लॉयमेंट के केस पर, ठीक है। मतलब कि ऐसी कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है जिसको छोड़ा ही नहीं जा सकता, उस केस में ही ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। दैट इज छुट्टी, ये जो मिलने का रूल है, एप्लीकेबल नहीं होगा। अदरवाइज हर एक जो भी सर्विस है, जॉब है, हर किसी को उस दिन हॉलीडे होगा पोलिंग डे के ऊपर, है ना। देन उसके बाद जो नेक्स्ट रिफॉर्म है वो है द कंटेस्टेंट्स रिस्ट्रिक्टेड टू 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ओनली। सिर्फ जो एक कैंडिडेट है ना, अगर उसको इलेक्शंस कंटेस्ट करने हैं तो वो सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ही इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकता है, 2 से ज्यादा में नहीं होगा। बहुत सिंपल सा है, ये हम सुनते ही रहते हैं, है ना, कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही इलेक्शंस फाइट कर सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। देन उसके बाद जो नेक्स्ट रिफॉर्म है वो भी इजी है, प्रोहिबिशन ऑफ आर्म्स। किसी भी पोलिंग एरिया में, पोलिंग स्टेशन में जहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं, वहां पर कोई भी हथियार लेकर नहीं आ सकते। ऐसा कौन सा एक्ट कहता है? आर्म्स एक्ट 1959। इसके अकॉर्डिंग किसी भी पोलिंग स्टेशन में आर्म्स को लेके जाना एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, ठीक है। मतलब उसमें पनिशमेंट भी मिलेगी और उसको फाइन भी लगेगा। 2 साल की पनिशमेंट है एंड फाइन भी लग सकता है, एंड दोनों ही चीजें भी हो सकती है। साथ ही साथ उन हथियारों को भी कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, एंड उस पर्सन का जो लाइसेंस होगा हथियार का वो भी रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। बट ये किस केस में एप्लीकेबल नहीं है? उस पोलिंग स्टेशन का जो भी रिटर्निंग ऑफिसर है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसको काम दिया गया है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए, उन्होंने अगर आर्म्स का यूज करा है या फिर वो लोग अगर आर्म्स लेके आ रहे हैं तो वो कोग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। देन नेक्स्ट जो रिफॉर्म है वो है इफेक्टिव कैंपेनिंग पीरियड रिड्यूस्ड। पीरियड को कम कर दिया गया। देखिए, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, नॉमिनेशन फाइल करते हैं कैंडिडेट, तो पार्टीज अपना कैंपेन भी करती हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करती हैं। अब देखिए, इस कैंपेनिंग का पीरियड कम कर दिया गया है 20 डेज से 14 डेज तक। अब ये 14 डेज का पीरियड कैसे कैलकुलेट करा जाएगा? गैप बिटवीन द लास्ट डे फॉर विदड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर। ओके, देखिए, एक जो कैंडिडेट है वो नॉमिनेशन फाइल करता है। अब हो सकता है इस कैंडिडेट को लगता है कि मुझे अपना नॉमिनेशन जो है वो विदड्रॉ करना है, तो उसको भी टाइम दिया जाएगा विदड्रॉ करने का, है ना। तो मान लीजिए उसने अब विदड्रॉ कर लिया एंड विदड्रॉ करने की ये लास्ट डेट थी, एंड इसके बाद फिर क्या होगा? सीधी आएगी पोलिंग डेट, है ना, इलेक्शंस होंगे। तो ये जो पीरियड है ये कम करा गया है 14 डेज का। इस पीरियड को कम करा गया है जब नॉमिनेशन जो होगा कैंडिडेट विदड्रॉ करना चाहता है, उसने विदड्रॉ कर लिया है, उसकी लास्ट डेट आ चुकी है, एंड उसके बाद सीधा पोल्स हो रहे हैं, तो वो जो बीच वाला पीरियड है वो कैंपेन के लिए 14 डे कर दिया गया है, ना कि अब 20 डेज है। ओके, सो अब हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आफ्टर 1996, एंड सबसे पहले है प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। इससे रिलेटेड देखिए एक्ट आता है प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस अमेंडमेंट एक्ट 1997। इस एक्ट ने क्या करा कि देखिए, जो हमें ये पता है कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं, इनके लिए इलेक्टोरल कॉलेज होता है ना। अब देखिए क्या होता है कि जिस भी कैंडिडेट ने कोई भी कैंडिडेट सपोज प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है, उसको कुछ प्रपोजर्स का एंड कुछ सेकंडर्स का सपोर्ट चाहिए होगा, 50 प्रपोजर्स का। तो नंबर देखिए कितना इंक्रीज कर दिया गया है प्रपोजर्स एंड सेकंडर्स का, 10 to 50 फॉर प्रेसिडेंट, एंड ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट के लिए 5 to 20 कर दिया गया है। दैट इज प्रेसिडेंट के लिए 50 ही इलेक्टर्स होंगे 50 ही प्रपोजर्स होंगे एंड 50 ही सेकंडर्स होंगे। ओके, जो प्रपोजर्स हैं वो नाम प्रपोज करेंगे, ठीक है। सपोज कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट का नाम प्रपोज कर रही है, ठीक है ना। वैसे मेजोरिटी केसेस में क्या होता है कि जो मेन पार्टी होती है, मेजोरिटी पार्टी रूल में होती है, उन्हीं की ही विन होती है। ये ऐसा प्रोसेस ही ऐसा है, ठीक है। तो ये प्रपोजर जो होंगे नाम प्रपोज करेंगे, ऐसे सेकंडर्स जो होंगे उस नाम को सेकंड करेंगे। दैट इज उस नाम को उनको अगर लगता है कि हाँ ठीक है ये वाला नाम सही है, तो ये लोग साइन करेंगे। तो 50 प्रपोजर्स होंगे एंड 50 ही सेकंडर्स होंगे फॉर प्रेसिडेंट, एंड फॉर वाइस प्रेसिडेंट ये नंबर 5 से इंक्रीज करके 20 कर दिया गया है। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट भी इंक्रीज करा गया है 2500 से लेकर 15,000 तक। अब ये सारी चीजें क्यों करी जाती हैं? अगेन
जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको डिस्करेज करने के लिए, ताकि जो कैंडिडेट्स हैं जो अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं कैंडिडेट्स, ऐसा ना हो कि बहुत सारे कैंडिडेट ही नॉमिनेशन फाइल करे जा रहे हैं इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, जबकि वो कैंडिडेट्स सीरियस है नहीं एंड उनको अपनी पार्टी तक का कोई सपोर्ट नहीं है। ये सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए ही ये नंबर इंक्रीज करा जाता है। देन उसके बाद है रिक्विजिशनिंग ऑफ स्टाफ फॉर इलेक्शन ड्यूटी। तो देखिए 1998 में ये प्रोविजन आती है कि जो लोकल अथॉरिटीज़ के एम्प्लॉय होंगे या फिर जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, जैसे कि नेशनल बैंक्स होंगे, जैसे कि SBI वगैरह हो गया, PNB वगैरह हो गया, या फिर यूनिवर्सिटीज़, LISI, कोई भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होगी या फिर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको गवर्नमेंट का सपोर्ट है, इन सारे मेंबर्स को इन सारी जगहों के जो भी एम्प्लॉय होंगे उनको डिप्लॉय करा जा सकता है इलेक्शन ड्यूटी के लिए। देखिए जब भी इलेक्शंस होते हैं ना, इलेक्शन कमीशन के अपने मेंबर बहुत कम होते हैं। डिफरेंट ऑफिसर्स ही, जो डिफरेंट अथॉरिटीज़ होती हैं या फिर जैसे कि नेशनलाइज्ड बैंक्स हो गया, टीचर्स वगैरह हो गए, ये सारे ही लोग ही ड्यूटी के लिए अपॉइंट करे जाते हैं जब भी कहीं पर इलेक्शंस होते हैं। पुलिस को डिप्लॉय करा जाता है ना। तो ये डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इनको इलेक्शन ड्यूटी के लिए डिप्लॉय करा जा सकता है, इनको इलेक्शन ड्यूटी असाइन करी जा सकती है। देन उसके बाद है वोट थ्रू प्रॉक्सी। ओके, सबसे पहले है वोट थ्रू पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट देखिए क्या है कि 1999 में ना ये प्रोविजन आई थी कि अगर ऐसे पर्सन्स हैं जो मतलब कि इलेक्शन कमीशन और जो गवर्नमेंट है ना, ये डिसाइड करते हैं कि एक क्लास होगी, नोटिफाइड क्लास, जिसमें ऐसे पर्सन्स को रखा गया होगा, ऐसे पर्सन्स होंगे इस नोटिफाइड क्लास में जिनको अलाउ करा जाएगा कि वो पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग कर सकते हैं। अब ऐसा किन सिचुएशन में हो सकता है? सपोज कोई इमरजेंसी की ही सिचुएशन है ना, ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें फॉर एग्जांपल एल्डरली जो लोग हैं वो वोट कास्ट करने सीधा नहीं जा सकते हैं, तो इलेक्शन कमीशन एंड गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि सर्टन एज के जो लोग हैं वो पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट अपना कास्ट कर सकते हैं। तो ये 1999 में प्रोविजन आया था। इसके लिए भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ही अमेंडमेंट करी गई थी, तो इन लोगों को नोटिफाइड क्लास में रखा जाएगा। ऐसे ही है वोटिंग थ्रू प्रॉक्सी। अब ये जनरली होता है जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग होते हैं उनके लिए होता है। कोई भी तो ऐसे जो पर्सन है वो किसी दूसरे इंसान को राइट दे सकते हैं कि आप मेरी जगह पर जाकर मेरा वोट कास्ट करो, ठीक है। तो वो वोटिंग हो जाएगी थ्रू प्रॉक्सी। अब वो किसी फैमिली मेंबर को भी दे सकते हैं, ठीक है, अपने किसी कोलीग को भी दे सकते हैं ये राइट। इसके लिए देखिए कि प्रॉपर फॉर्मेट होगा प्रॉक्सी के लिए, एंड जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जिस भी जगह पर इलेक्शंस हो रहे हैं उस जगह के रिटर्निंग ऑफिसर को ये इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है, इन्फॉर्म करना होता है कि यस हम प्रॉक्सी के थ्रू अपना वोट कास्ट करवा रहे हैं। तो ये जनरली जो होता है वो आर्म्ड फोर्सेस के लिए होता है या फिर उस फोर्स के लिए जिसके ऊपर जो आर्म्स एक्ट है वो अप्लाई होता है, ठीक है। सिंपल सा है, ये भी इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं इसमें। ओके, देन इसके बाद है डेक्लरेशन ऑफ क्रिमिनल एंटीसेडेंट्स, एसेट्स एटसेट्रा बाय कैंडिडेट। ये भी सिंपल सा ही है कि 2003 में जो इलेक्शन कमीशन है उसने एक ऑर्डर इशू करा। ऑर्डर कब इशू करा था? 27 मार्च 2003 में। इसने हर एक कैंडिडेट को बोला, इलेक्शन कमीशन ने बोला कि कोई भी कैंडिडेट जो पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है, ठीक है, उसको एक नॉमिनेशन फाइल करना होता है। अपने नॉमिनेशन पेपर में वो कुछ इन्फॉर्मेशन देगा कैंडिडेट। इन्फॉर्मेशन कौन सी होगी कि कैंडिडेट किसी भी क्रिमिनल केस में कन्विक्टेड तो नहीं है, मतलब कि उसको ये प्रूव तो नहीं हो गया कि उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, या फिर उसको किसी केस से अक्विट करा गया है, मतलब कि डिस्चार्ज कर दिया गया है, उससे चार्जेस को हटा दिया गया है, पास्ट में ऐसा कोई रिकॉर्ड है। तो अगर रिकॉर्ड है, क्या उसको सजा हुई थी या फिर फाइन हुआ था, ये सारी चीज़ें उसको बतानी होगी कैंडिडेट को। ओके, देन उसके बाद नॉमिनेशन फाइल करने के 6 मंथ पहले, 6 मंथ पहले कैंडिडेट को बताना होगा कि कोई उसका पेंडिंग केस तो नहीं है या फिर उसके ऊपर कोई चार्जेस लगे हैं जिसका कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, कोर्ट ने अपने हाथ में वो केस लिया है। तो क्या है, देखिए नॉमिनेशन फाइल करने से पहले का पीरियड, नॉमिनेशन जब फाइल करेगा कैंडिडेट उससे पहले 6 मंथ का पीरियड। अब इस 6 मंथ के पहले वाले पीरियड में देखा जाएगा प्रायर टू 6 मंथ ऑफ फाइलिंग द नॉमिनेशन, कि उस कैंडिडेट के ऊपर कोई ऐसा केस तो नहीं है जिसकी सजा, जिसकी इम्प्रिजनमेंट 2 ईयर या फिर उससे ज्यादा की है। इस कैंडिडेट को अपने एसेट्स भी बताने होंगे, इमूवेबल मूवेबल एसेट्स, जो भी बैंक बैलेंस है,
उसकी स्पाउस का, उस कैंडिडेट का, या उसके ऊपर कोई भी डिपेंडेंट्स हैं जैसे कि उसके पेरेंट्स डिपेंडेंट्स हो सकते हैं, सबके एसेट्स का इन्फॉर्मेशन देना होगा उस कैंडिडेट को। उस कैंडिडेट के ऊपर अगर कोई लाइबिलिटी है, दैट इज सपोज कोई लोन है उस कैंडिडेट के ऊपर, है ना, और या फिर उसने कोई टैक्स का चोरी तो नहीं किया है, या फिर उसने कोई गवर्नमेंट से कोई लोन लिया था, या फिर गवर्नमेंट का कोई पैसा रिटर्न करना है ना, ऐसी सारी चीज़ें, कोई लाइबिलिटी तो नहीं है। फिर कैंडिडेट को अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देनी होगी। ऑल दो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है हमारे पॉलिटिशियंस के लिए कोई भी इसका क्राइटेरिया है नहीं एजुकेशन का, है ना, तो जनरली ये लोग अपना ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन देते नहीं है एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि ये कोई एलिजिबिलिटी है ही नहीं। तो अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस कैंडिडेट को देनी होगी, बट इन केस अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो उसको 6 मंथ की सज़ा हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, या फिर दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। देन उसके बाद आता है राज्यसभा इलेक्शन से रिलेटेड भी कुछ चेंजेस करे गए थे आफ्टर 1996। तो राज्यसभा के केस में देखिए पहले क्या होता था कि अगर किसी कैंडिडेट को सपोज देखिए पंजाब स्टेट का ही राज्यसभा का सीट फिल करना है ना, पंजाब स्टेट से, तो क्या होता था कि उस कैंडिडेट को पंजाब का ही इलेक्टर और वोटर होना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, अगर कोई कैंडिडेट पंजाब की राज्यसभा सीट के लिए कंटेस्ट करना चाहता है तो वो किसी और स्टेट का भी वोटर हो सकता है। ये जो प्रोविजन थी, ये जो कंडीशन थी ना, कंपल्सरी कंडीशन कि उसी ही स्टेट का कैंडिडेट वोटर होना चाहिए या फिर इलेक्टर होना चाहिए, इस कंडीशन को हटा दिया गया है। पहला चेंज राज्यसभा इलेक्शन में ये करा गया। सेकेंड चेंज क्या करा गया था, इंट्रोड्यूसिंग ओपन बैलेट सिस्टम। पहले क्या होता था, राज्यसभा के लिए सीक्रेट बैलेट सिस्टम होता था इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए। अब उसमें दिक्कत आती थी क्रॉस वोटिंग की और मनी पावर के यूज की। देखिए क्या होता था कि सपोज अगर हम पंजाब की ही एग्जांपल लें तो अब पंजाब में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, है ना। अब ये पार्टी भी अपनी राज्यसभा के लिए कैंडिडेट भेज सकती है, ये पार्टी भी भेज सकती है। पहले क्या होता था कि क्योंकि सीक्रेट वोटिंग होती थी तो ये जो एमएलएज वगैरह होंगे इस पार्टी के भी इस पार्टी के भी, तो एमएलएज वगैरह को रिश्वत देके, पैसा देके, मनी पावर का यूज करके क्रॉस वोटिंग करवा दी जाती थी कि हाँ ए पार्टी के जो एमएलए हैं बी पार्टी ने ए पार्टी के एमएलए को पैसा दे दिया कि पता तो चलेगा नहीं, सीक्रेट वोटिंग हो रही है तो आप हमारे कैंडिडेट को वोट कर दो, है ना। तो अब क्या कर दिया गया है कि ये सीक्रेट वोटिंग हटा दी गई है। अब क्या है, ओपन ही वोटिंग होगी, अब ओपन बैलेट सिस्टम है। अब क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर पार्टी है, सपोज बी पार्टी का कोई कैंडिडेट वोट कास्ट कर रहा है, बी पार्टी का कैंडिडेट वोट कास्ट कर रहा है, तो ये जो पार्टी होगी ना बी पार्टी, उसने अपना एक एजेंट नॉमिनेट कर देगी। ये पार्टी अपना एक नॉमिनेट कर देगी एजेंट, फिर वोटर को जो एमएलए होगा उसको अपनी वोट शो करनी होगी इस एजेंट को। तो पार्टी को पता होगा कि उसने, ये जो कैंडिडेट है, ये जो एमएलए है, इसने वोट किसको दिया है, क्या इसने अपनी ही पार्टी को सपोर्ट करा है या फिर इसने पैसा लेकर करप्शन करके दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करा है। तो अब क्या है, अब ओपन बैलेट सिस्टम है। कि नेक्स्ट है ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर, एग्जेम्पशन ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर। ये भी सिंपल सा ही है कि 2003 के बाद क्या कर दिया गया है, एक नई प्रोविजन आई है कि जितने भी जब पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेन करती हैं उसमें ट्रैवलिंग का जो भी एक्सपेंडिचर आएगा, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, उनको इलेक्शन एक्सपेंसेस कंसीडर नहीं करा जाएगा, वो इलेक्शन एक्सपेंसेस नहीं होंगे, है ना, वो पार्टी के फिर अपने एक्सपेंसेस हो जाएंगे, है ना। देन उसके बाद है फ्री सप्लाई ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। ओके, अब ये भी 2003 में ही प्रोविजन आया था कि जो गवर्नमेंट होगी वो फ्री सप्लाई करेगी किन चीज़ों की, फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि इलेक्टोरल रोल, सारी जितनी भी मेन रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं नेशनल लेवल की और या फिर जो स्टेट लेवल की रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, उनको एक ये प्रिविलेज होता है कि जो गवर्नमेंट होगी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्टोरल मटेरियल भी प्रोवाइड करेगी और भी बहुत सारी चीज़ों की सप्लाई करी जाती है ना। अब ये किस केस में होता है, लोकसभा के और असेंबली इलेक्शंस के लिए। ऐसे ही जो इलेक्शन कमीशन है वो भी कुछ चीज़ों का सप्लाई कर सकता है, कुछ चीज़ों को प्रोवाइड कर सकता है, जैसे कि कैंडिडेट्स को अलाउ कर दिया कि आप बैनर्स लगा सकते हो, स्पीच वगैरह जो भी मैनिफेस्टो पब्लिश करवाने हैं, ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन अब वोटर्स को भी सप्लाई कर सकता है एंड जो रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके कैंडिडेट को भी सप्लाई कर सकता है। ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल सी हैं, इतना कुछ खास इसमें है नहीं। ओके, देन उसके बाद है पार्टीज। नेक्स्ट रिफॉर्म क्या है, पार्टीज एंटाइटल्ड टू एक्सेप्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। ये तो हमें पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मेनली जो कॉरपोरेट्स वगैरह होते हैं उनसे पैसा लेती हैं, है ना, फंडिंग होती है।
तो पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउ करा गया है कि वो एक सर्टन अमाउंट जो है किसी पर्सन से या फिर किसी कंपनी से ले सकते हैं अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी। मतलब कि प्राइवेट कंपनी से या फिर किसी एक पर्सन से वो पैसा पार्टीज ले सकती हैं, बट किसी गवर्नमेंट कंपनी से पैसा नहीं लेंगी। उसमें भी क्या बताया गया है आगे कि अगर ये जो पैसा है 20,000 से इसका अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करना होगा। अब ऐसा क्यों करा जाएगा? ताकि इनकम टैक्स में रिलीफ हो। सपोज मैंने किसी पार्टी को पैसा दिया है एंड मैंने अपनी इनकम से वो पैसा दिया है एंड जो पैसा दिया है वो 20,000 से ज़्यादा अमाउंट का है, तो मुझे चाहिए होगा कि मेरी इनकम में मुझे टैक्स रिलीफ मिले। तो मुझे फिर ये चीज़ इलेक्शन कमीशन को बतानी होगी। ऐसे जो बड़ी बड़ी जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनीज, जो कॉर्पोरेट्स वगैरह होते हैं, वो गवर्नमेंट को फंडिंग करते हैं, तो रिटर्न में उनको भी तो कुछ चाहिए। उनको क्या चाहिए कि उन्हें टैक्स रिलीफ मिले। तो अगर उनका भी ये अमाउंट एक्सीड होता है तो ये सारी चीज़ें उन कॉर्पोरेट्स को फिर इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करनी होगी। बहुत ये भी सिंपल सा है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट है एलोकेशन ऑफ टाइम ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। टाइम ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये तो हमें पता ही है, ये भी 2003 का ही प्रोविजन है कि इलेक्शन कमीशन होगा, जो इलेक्शन कमीशन है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम एलोकेट करता है पार्टीज को, स्पेशली जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ये टाइम अलॉट करा जाता है। देन उसके बाद है जो लास्ट रिफॉर्म है आफ्टर 1996 का, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेले सिग्नेचर फीचर्स इन ईवीएम्स। अब ये देखिए, ये फीचर है फॉर जो इम्पेयर्ड लोग होते हैं, सॉरी जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं उनके लिए है ये स्पेशल सिस्टम। बहुत सारी जो डिफरेंट एसोसिएशंस हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए काम करती है, उनका ये सुजेशन था कि ईवीएम में ब्रेले सिग्नेचर फीचर होना चाहिए सो दैट ये लोग बिना किसी की हेल्प के अपना वोट कास्ट कर सकें। ईवीएम जो इलेक्शन कमीशन है उसने इस चीज़ को कंसिडर करा। देन उसके बाद फिर फर्स्ट टाइम ट्राई करा गया बाय इलेक्शंस इन आंध्र प्रदेश 2004 में, जब आंध्र प्रदेश में इलेक्शंस हुए थे सॉरी। देन उसके बाद फिर 2005 में भी ट्राई करा गया था बिहार, झारखंड, हरियाणा असेंबली इलेक्शंस में। तो ये एक ऑनगोइंग आप बोल सकते हो कि ये ऐसा प्रोसेस है जो कि अभी तक ट्राई ही करा जा रहा है। इसमें 2008 में फिर से ट्राई करा गया दिल्ली के जो असेंबली इलेक्शन हुए। ऐसे ही जो हमारा कमीशन है उसने 2009 में जो जनरल इलेक्शंस हुए थे 15th लोकसभा के लिए, उसमें भी ये सिस्टम फिर ट्राई करा था। ओके, तो ये तो थे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स 1996 से पहले से लेकर आफ्टर 1996। ओके, इसके बाद जो आगे वाले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं सिंस 2010, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। वो उनको हम अलग टॉपिक में कवर करेंगे, अलग वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारा कुछ है जो हमें कवर करना है, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स वगैरह हो गए हैं ना। देन उसके बाद नोटा, बहुत सारी चीज़ें हैं, सारे के सारे और इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो वो डिफरेंट वीडियो में कवर होगा। अब हम कुछ करंट अफेयर देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो हम अलग PDF से कवर करते हैं। ओके, ओके, सो सबसे पहले है देखिए रेबीज़ का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने दिल्ली एंड जो दिल्ली के सैटेलाइट एरिया है, दैट इज दिल्ली के जो अराउंड जितने भी एरियाज हैं उन एरियाज में, क्योंकि रेबीज़ के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे स्पेशली चिल्ड्रन में, तो सुप्रीम कोर्ट की क्या डायरेक्शंस हैं कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको अलग शेल्टर प्रोवाइड करा जाए। तो ये देखिए एक अलग टॉपिक है कि शेल्टर काम करेगा या फिर नहीं करेगा, क्योंकि शेल्टर्स के लिए बहुत ही बड़े लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, तो ये एक अलग टॉपिक है। बट अभी के लिए हम रेबीज़ को कवर कर रहे हैं। रेबीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। तो देखिए रेबीज़ क्या है सबसे पहले तो ये एक जूनोटिक वायरल डिसीज है। ये आपको पता होना चाहिए कि क्या है जूनोटिक वायरल डिसीज। अब इसका मतलब क्या है, जूनोटिक का मतलब क्या है कि एनिमल्स से ह्यूमन में ट्रांसफर हो सकती है। एंड वायरस का नाम क्या है, रेबीज वायरस, रैब वी। तो जूनोटिक वायरल डिसीज है, एनिमल से ह्यूमन तक ट्रांसफर हो सकती है बाय रेबीज वायरस। अब इससे सबसे ज्यादा देखिए मैमल्स अफेक्ट होते हैं, जैसे कि डॉग्स, कैट्स, लाइव स्टॉक, पैट्स। आप सारा कुछ यहाँ से देखिए रीड कर सकते हैं। अब देखिए बट जो 99% ऑफ ह्यूमन केसेस आते हैं रेबीज के, वो डॉग बाइट से और डॉग स्क्रैचेज से ही आते हैं। तो जो मेजर चंक है 99% जो रेबीज के केसेस हैं वो डॉग्स के थ्रू ही आते हैं।
रेयर केसेस में क्या हो सकता है कि अगर सपोज किसी ह्यूमन को कोई वूंड है ना, कोई इन्फेक्शन है, तो सलाइबा का कांटेक्ट आया उस इन्फेक्शन से, तो उस केस में भी फिर रेबीज हो सकता है। अब देखिए जो रेबीज होता है वैसे हमेशा ये फेटल ही होता है। अगर इसके एक बार सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं रेबीज के तो ये फेटल ही होता है, काफ़ी डेडली डिसीज है ये। बट इसको प्रिवेंट करा जा सकता है, ये प्रिवेंटेबल है अगर प्रॉम्प्ट वैक्सीनेशन हो आफ्टर एक्सपोजर। जिस टाइम पर किसी डॉग का बाइट हुआ है या फिर डॉग ने स्क्रैच करा है, उसी टाइम पर ही अगर प्रॉम्प्ट वैक्सीनेशन हो जाए, उसी टाइम पर ही वैक्सीनेशन हो जाए तो बचाया जा सकता है, प्रिवेंट करा जा सकता है। बट अदरवाइज जब सिम्टम्स अपीयर हो जाएंगे तो एक फेटल डिसीज बन जाएगी। अब देखिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने रेबीज को क्लासीफाई करा है एज निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। अब आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। एक तो जूनोटिक डिसीज है, ये 99% केसेज में डॉग बाइट से होता है। रैब वी वायरस है। देन उसके बाद एनिमल टू ह्यूमन ये ट्रांसफर होता है। प्रिवेंटेबल है, तभी प्रिवेंटेबल है अगर आफ्टर एक्सपोजर ही प्रॉम्प्ट वैक्सीनेशन हो जाए। WHO ने इसको एक निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज क्लासीफाई करा है। 5 से 14 साल के जो बच्चे हैं वो ज्यादा वल्नरेबल है। अब देखिए अगर साइंस और सिम्टम्स की बात करें, लाइक एनी वायरल डिसीज, रेबीज का भी एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब इंक्यूबेशन पीरियड देखिए कुछ डेज का भी हो सकता है एंड कुछ मंथ का भी हो सकता है। मतलब जब रेबीज वायरस किसी को हो गया, वायरल ये हो गया, तो सिम्टम्स अपीयर होने में कुछ दिन भी लग सकते हैं एंड कभी कभी कुछ मंथ तक भी सिम्टम्स अपीयर नहीं होते हैं। जो अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, टिंगलिंग हो सकती है ना। अब मेन इसका इशू आता है कि जो वायरस है डेडली क्यों होता है। डेडली क्यों होता है? क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक करता है एंड इस चीज को क्या बोला जाता है? प्रोड्रोमल फेज। सबसे पहला फेज जब सिम्टम्स अपीयर होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये वायरस अटैक करता है, तो उस चीज को बोला जाता है प्रोड्रोमल फेज। इसका भी नाम आपने, ये जो प्रोड्रोमल फेज है ये याद रखना है। कौन सा फेज? जब सिम्टम्स अपीयर होते हैं। फिर उसके बाद आगे आगे डिसीज प्रोग्रेस होती है ना। यूजली अबाउट 2 वीक्स आफ्टर फर्स्ट सिम्टम्स, जब फर्स्ट सिम्टम्स अपीयर हुए, दैट इज जो प्रोड्रोमल फेज है, उसके बाद 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही ये डिसीज फिर आगे स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस स्टेज को फिर आगे क्या बोला जाता है? एक्यूट न्यूरोलॉजिक फेज। तो 2 फेज है, प्रोड्रोमल फेज देन है एक्यूट न्यूरोलॉजिक फेज। अब इसके बाद ही फिर जो रेबीज वायरस होगा वो ब्रेन को एंड स्पाइनल कॉर्ड को जो होगा वो अफेक्ट कर देगा। अब ये जो एक्यूट न्यूरोलॉजिक फेज है, ये वाली जो स्टेज है, अब इसमें भी देखिए 2 टाइप के हैं। एक तो है फ्यूरियस रेबीज, देन एक है पैरालिटिक रेबीज। अब ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फ्यूरियस रेबीज में क्या बिहेवियर होगा? एग्रेसिव, हेलुसिनेट करेगा इंसान। ठीक है, जो चीजें दिखाई देती हैं बट होती नहीं है तो हेलुसिनेट कर सकता है। हाइड्रोफोबिया हो सकता है, दैट इज जो पानी से डर लगना। एक्सेसिव सेलिवेशन, मुंह से सलाइवा आना अपने माउथ से। ठीक है, डिलीरियम, दैट इज कंफ्यूजन की सिचुएशन होना। ये सारे के सारे सिम्टम्स होंगे फ्यूरियस रेबीज के। देन उसके बाद एक जो है पैरालिटिक रेबीज, जब मसल पैरालिसिस हो जाता है, देन अल्टीमेटली फिर कोमा एंड देन फिर डेथ हो जाती है। जो पैरालिटिक रेबीज है वो मिसडायग्नोस्ड है और अंडर रिपोर्टिंग रहती है इसकी। अब देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन। देखिए WHO ने इसको क्या बोला है? निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। फॉर द टाइम बीइंग कोई भी ऐसी वैक्सीनेशन नहीं है WHO अप्रूव्ड डायग्नोस्टिक टूल। सिम्टम्स अपीयर होने तक, जब सिम्टम्स अपीयर होंगे तभी पता चलेगा कि ये वायरस है। अदरवाइज कोई भी ऐसा WHO अप्रूव्ड डायग्नोस्टिक टूल नहीं है जो बता सके कि रेबीज हुआ है बिना सिम्टम्स अपीयर हुए। तो इसी वजह से ही देखिए इसको डायग्नोज करना काफी डिफिकल्ट है। बट इसके 2 टाइप के देखिए वैक्सीनेशन है। एक तो है प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस प्रेप फॉर हाई रिस्क ग्रुप्स और ट्रेवलर्स टू अफेक्टेड एरियाज। देन उसके बाद है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस पेप आफ्टर एक्सपोजर। देखिए ये है प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, मतलब कि एक्सपोजर से पहले जो वैक्सीनेशन दिया गया। देन पोस्ट एक्सपोजर, अब अटैक हो चुका है वायरस का तो उसके बाद जो वैक्सीन दिया गया है उसको बोला जाएगा पेप। तो ये दोनों आपने याद रखने हैं। प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस एक्सपोजर से पहले, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस आफ्टर एक्सपोजर। जब वायरस को प्रिवेंट करना है कि वो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको अटैक ना कर दे, क्योंकि अगर वो अटैक हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम देन उसके बाद ये काफी फेटल होता है। तो उसके लिए फिर पेप वैक्सीन दिया जाता है। अब देखिए एज ऑफ 2024 कुछ WHO के वैक्सीन अवेलेबल हैं, ये आपने पढ़ लेने हैं।
रेबीवैक्स जो कि हमारा जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इनको आपने याद रखना है। देखिए इनको तो आपको याद ही रखना पड़ेगा और कोई सोल्यूशन नहीं है इनके आप, और ये इंपॉर्टेंट भी है, नाम भी आपको पता ही होना चाहिए। जो MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं ना उनमें पूछा जा सकता है प्रीलिम में। वैक्सीरैब एन है, देन उसके बाद वीरोरैब है। तो इनको आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वैक्सीन कौन सा इंस्टीट्यूट बना रहा है। जैसे कि रेबीवैक्स एस है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, देन उसके बाद देखिए क्या है, अच्छा ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ एक्सपोज हुआ तो ये वूंड को साफ करा जाएगा। मेन क्या है कि पेप जो कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस वैक्सीन है, इन्वॉल्व्स 4 शॉट्स ओवर 14 डेज। 14 डेज के अंदर अंदर ही 4 शॉट्स दिए जाते हैं पेप वैक्सीन के। तो ये आपको याद रखना है। ओके, देन अगर हम इंडिया में इसकी सिचुएशन देखें, इंडिया में रेबीज का क्या सिचुएशन है, तो सबसे पहले तो इंडिया के लिए एंडेमिक है, इंडिया में इसके केसेस रेबीज के हैं। WHO नोट्स दैट इंडिया इज एंडेमिक फॉर रेबीज एंड अकाउंट, अभी ये डाटा आपको याद रखना है, अकाउंट फॉर 36% ऑफ वर्ल्ड्स रेबीज डेथ्स। वर्ल्ड की 36% जो डेथ हैं इंडिया में ही होती हैं रेबीज से, बहुत बड़ा नंबर है ये। अब क्या बोला गया है नेक्स्ट, ओवर 3.7 मिलियन डॉग बाइट केसेज एंड 54 रिपोर्टेड ह्यूमन रेबीज डेथ अकर्ड नेशन वाइड इन 2024। अभी देखिए गवर्नमेंट का ही डेटा है कि 2024 में कितनी डेथ हुई हैं, ये आप अपने आंसर में कोड कर सकते हो, ये डेटा यूज कर सकते हो। WHO के अकॉर्डिंग 36% है। अब 2024 में हमारी ही गवर्नमेंट ने डेटा निकाला है, उसके अकॉर्डिंग 37 लाख जो डॉग बाइट केसेस हुए हैं एंड 54 डेथ हुई हैं 2024 में ही। एंड अगर रिसेंट जनवरी 2025 का डेटा देखें तो ये जो टोल है देखिए एनुअल मच हायर टोल है, काफ़ी ज़्यादा डेथ हुई हैं। अब इतनी सारी हैं, ये भी काफ़ी नंबर है। तो ये सारे का सारा जो डेटा है रेबीज से रिलेटेड, ये मैंने लिया है इंडियन एक्सप्रेस का जो प्रीमियम वर्जन आता है, उसमें ये एक आर्टिकल था जिसमें सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ही जगह पर दिया हुआ था, एक ही आर्टिकल में। तो मैंने आपको अभी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। आपको या तो मैं PDF दे दूंगी या फिर आप अगर नोट कर सकते हो तो नोट कर लें, बट ये सारे का सारा इंपॉर्टेंट है, ऑन गोइंग इशू है ना। देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी इंडियन एक्सप्रेस का ही है, नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू प्रोवाइड लिस्ट ऑफ पीपल नॉट इंक्लूडेड इन ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल इलेक्शन कमीशन टू सुप्रीम कोर्ट। देखिए अब ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी का टॉपिक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल जो एक्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमने कवर करना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसको हम डिटेल में देखेंगे, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन अब देखिए इशू क्या था, बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है इलेक्टोरल रोल्स का। तो देखिए अब एक ना ड्राफ्ट रोल बनाया गया था, उस रोल में क्या हुआ है कि 56 लाख इलेक्टर्स का नाम डिलीट कर दिया गया है, उनका ड्राफ्ट में नाम ही नहीं आया है। इट मीन्स ये लोग वोट कास्ट करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो इसके अगेंस्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी। इलेक्शन कमीशन से आंसर मांगा गया था कि इनको क्यों डिलीट करा गया है, रीजन पूछा गया था, ठीक है, उस पिटीशन में। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इलेक्शन कमीशन से बोला कि हाँ उसका रीजन दो, बट इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला कि लॉ हम क्या कहता है, आगे हम ये सारे लॉ देखेंगे जिसका भी यूज करा गया है। लॉ क्या कहता है कि हमने लिस्ट तो प्रोवाइड कर दी है कि हाँ इतने नंबर ऑफ लोगों का नाम लिस्ट में नहीं आया है, उस ड्राफ्ट में नहीं आया है, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में, बट रीजन बताना कंपलसरी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ये बाउंड नहीं है कि रीजन दे किसी को कि इन लोगों का नाम क्यों एक्सक्लूड करा गया है या फिर इलेक्टोरल रोल में इनका नाम क्यों नहीं आया है। तो की टेक अवेज क्या है इलेक्शन कमीशन की रिप्लाई से। अच्छा ये जो पिटीशन डाली थी किसने डाली थी, ये डाली थी ADR ने। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला नो इंक्वायरी एट ड्राफ्ट स्टेज, कि ये जो ड्राफ्ट रोल बना है बिहार के लिए ये जस्ट एन्यूमरेशन फॉर्म के बेसिस पर ही है, जो फॉर्म्स लोगों ने सबमिट करे हैं विद आइडेंटिफिकेशन प्रूफ। अब प्रूफ क्या हो सकता है, कोई आधार कार्ड भी हो सकता है, उसी के बेसिस पर ही ये जो इलेक्टोरल रोल है वो बनाया गया है। अभी कोई भी इंक्वायरी कंडक्ट नहीं करी गई है डिलीशन के रिगार्डिंग, अगर इंक्वायरी होगी बाद में कंडक्ट करी जाएगी, उसके बाद फिर इन सारी चीज़ों को कंसिडर कर लिया जाएगा। अब रीजन फॉर डिलीशन नॉट पब्लिश, देखिए ADR जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, इसने इसी को बोला कि आप जस्ट नेम ही पब्लिश मत करो, यही मत बताओ कि इन लोगों को डिलीट कर दिया गया है, रीजन भी बताओ कि डिलीशन के क्या है, क्योंकि 65 लाख इलेक्टर्स हैं उनको हटा दिया गया है। जो भी इलेक्शन कमीशन का ऑनगोइंग जो प्रोसेस चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, उसमें देखिए क्या आया है
कि टोटल 78.9 मिलियन इलेक्टर्स थे, उसमें से ओनली 72.4 मिलियन ही ड्राफ्ट रोल में बचे हैं, बाकी को रिमूव कर दिया गया है। रीजन क्या हो सकता है कि जहाँ तो उनकी डेथ हो चुकी है, माइग्रेट कर चुके हैं किसी दूसरे एरिया में, या फिर वो लोग मल्टीपल प्लेसेस में एनरोल्ड थे। बट इलेक्शन कमीशन ने कोई भी प्रॉपर रीजन नहीं दिया है अभी तक। उसके लिए इलेक्शन कमीशन का देखिए पॉइंट क्या है कि एक लॉ है द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960। ये क्या कहता है कि इलेक्शन कमीशन को एक ड्राफ्ट कॉपी देनी होगी पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए भी। देखिए इलेक्शन कमीशन जो होगा वो इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करेगा, तो ये जो रूल है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960, ये क्या कहता है, एक कॉपी तो जाएगी पब्लिक के लिए एंड 2 कॉपीज की सप्लाई होगी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के लिए, ठीक है। या अब यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड पार्टी की बात हो रही है। अब ये जो ड्राफ्ट होगा, सॉरी ये जो लॉ है, ये नहीं कहता है कि प्रॉपर रीजन भी दें। इस लॉ में नेम पब्लिश करने की तो बात करी गई है, बट रीजंस, जो डिलीशन के रीजंस है वो बताना कंपलसरी नहीं करा गया है, तो इलेक्शन कमीशन ने ये रीजन दिया है। अब उसके बाद देखिए इलेक्शन कमीशन क्या कहता है कि जिन लोगों के नाम एक्सक्लूड कर दिए गए हैं उनके लिए एक रेमेडी भी सुजेस्ट करी है कि कोई भी पर्सन जो मिसिंग है ड्राफ्ट रोल से, वो एक फॉर्म 6 सबमिट कर सकता है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप टू September 1। एक नया फॉर्म है, उस फॉर्म का नाम ही है जस्ट फॉर्म 6, अपना नाम रजिस्टर करवाने के लिए इलेक्टोरल रोल में। अब देखिए हम बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवा रहा है, इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करवा रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन क्यों कर सकता है, इलेक्शन कमीशन के पास कहाँ से ये पावर आती है? तो देखिए आर्टिकल 324 क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि ECI हैज़ द पावर ऑफ superintendence, direction and control of preparation of electoral roll for and the conduct of elections to parliament and state legislature। तो आर्टिकल 324 जो है वो पावर देता है इलेक्शन कमीशन को कि आप इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर कर सकते हो, किसके लिए, पार्लियामेंट के इलेक्शंस के लिए, पार्लियामेंट में, एंड देन उसके बाद फिर स्टेट लेजिस्लेचर के जितने भी इलेक्शन होंगे। ऐसे ही सेम है सेक्शन 21 क्लॉज 3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। देखिए मैंने कहा ना 1950, 1951 ये सारे अब जो एक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है, तो इन एक्ट्स को भी हम बाद में फिर डिटेल में ही कवर करेंगे, इनकी सारी प्रोविजंस को कवर करेंगे। तो ये क्या कहता है सेक्शन 21 क्लॉज 3 दैट ECI मे एट एनी टाइम डायरेक्ट अ स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। देखिए जो SIR अब बिहार में हो रहा है उसकी पावर कहाँ से आई इसके पास, इस सेक्शन 21(3) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 से। इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करने की पावर कहाँ से आई, आर्टिकल 324 क्लॉज 1 से। अब देखिए कब कब ये जो समरी रिवीजन्स हैं, ये जो रिवीजन्स है इलेक्टोरल रोल में करता है इलेक्शन कमीशन, ये कब कब हुई हैं। वैसे तो हर रिवीजन हर साल एक तो समरी रिवीजन होता है, अगर स्पेशल रिवीजन करवाना हो तो वो होगा या तो लोकसभा के इलेक्शन से पहले या फिर असेंबली इलेक्शन से पहले। अब ये जो स्पेशल समरी रिवीजन्स हैं या फिर जो इंटेंसिव रिवीजन्स हुए हैं वो कब कब हुए हैं, देखिए वो ईयर भी आपको याद रखने हैं। जैसे कि अभी एक बिहार में हो रहा है ना, तो इससे पहले कब कब हुए हैं 1950, और शायद आप पढ़ ही सकते हो 1950 to 56 में, फिर 57 में भी हुआ है, 61, 65, 66, 83, 84, ये सारे ईयर आप याद रख सकते हो। एंड अब देखिए कहाँ पर हो रहा है, अब हो रहा है बिहार में। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अब हो रहा है, बट इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है कि धीरे धीरे पूरी की पूरी कंट्री में, हमारे पूरे इंडिया में ही ये स्पेशल रिवीजन होगा, इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज करा जाएगा इंटेंसिवली। अब जो नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है वो है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया has recently intensified its efforts to clean up electoral system by delisting। मैंने आपको बताया था ना पहले जब हम रिफॉर्म्स पढ़ रहे थे, रिकॉग्नाइज्ड, रजिस्टर्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है इन रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को डीलिस्ट कर रहा है ताकि इलेक्टोरल प्रोसेस को, इलेक्टोरल सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करा जा सके। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या हैं। ओके, सबसे पहले तो देखिए अगस्त 9, 2025 तक 334 इन पार्टीज को, जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं, इनको डी लिस्ट कर दिया गया है। नंबर कितना है 334। अब
क्यों इनको डिलिस्ट करा गया है? क्योंकि पास्ट 6 ईयर थे, पास्ट 6 ईयर से किसी भी इलेक्शंस में इन्होंने कंटेस्ट नहीं करा है, तो इनका फिर कोई यूज भी नहीं है। तो अब इनका टोटल नंबर देखिए क्या रह जाता है, 2854 से अब इनका नंबर बन चुका है 2520। तो 334 जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं इनको हटा दिया गया है। देन उसके बाद क्या है, अच्छा इसके रीजंस भी दिए हैं इलेक्शन कमीशन ने। फेलिंग टू कंटेस्ट इलेक्शंस, सेम कि 2019 से लेकर 6 ईयर का पीरियड हो चुका है इनका, और अब तक इन्होंने कोई भी इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं करे हैं। देन उसके बाद जो अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ पार्टीज करंटली फेसिंग डी लिस्टिंग, कहाँ से वो पार्टीज आ रही हैं, जो मेजर पार्टीज आ रही हैं जिनको डी लिस्ट करा जा रहा है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, एंड विद 15 सच पार्टीज आइडेंटिफाइड इन बिहार। ओके देखिए अब बिहार का बार बार नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं इस साल में ही। तो कौन कौन सी स्टेट्स में से हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली एंड बिहार, ये जो 334 हैं, इन एरियाज से, इन स्टेट से इनको डी लिस्ट करा गया है। ओके देखिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो डी लिस्टिंग का प्रोसेस है, ये पावर कहाँ से आती है? सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 इलेक्शन कमीशन को ये पावर देता है कि आप डी लिस्टिंग प्रोसेस कर सकते हो। देखिए ये जो एक्ट क्या गवर्न, ये जो सेक्शन है क्या गवर्न करता है कि पार्टीज का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। सेक्शन 29A बात करता है पॉलिटिकल पार्टीज की रजिस्ट्रेशन की। अब रजिस्ट्रेशन का क्या फायदा होता है कि उनको बहुत सारी प्रिविलेजेस मिलती हैं, उनको इलेक्शन सिंबल मिलते हैं, टैक्स एग्जम्पशंस मिलती हैं उनको। बट साथ में ही ये जो सेक्शन है ये भी कहता है कि अगर किसी पार्टी ने 6 ईयर तक कोई भी कॉन्टिन्यूसली 6 ईयर तक कोई भी इलेक्शंस में कंटेस्ट नहीं करा है तो उसको डी लिस्ट कर दिया जाएगा। शैल बी टेकन ऑफ द लिस्ट ऑफ अ रजिस्टर्ड पार्टी, फिर वो रजिस्टर्ड पार्टी नहीं रहेगी, वो एक अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी होगी, तो उसको हटा दिया जाएगा, उसका नाम हटा दिया जाएगा। ये जो पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो। हमने अब क्या देखना है यूपीएससी के लिए कि रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या हैं। Groups are political parties that are registered with Election Commission of India under Section 29A। ओके सेक्शन 29A हमने देख ही लिया है कि पार्टीज की रजिस्ट्रेशन की बात करता है, तो जितनी भी ये रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज होती हैं इनको भी इसी सेक्शन में ही रजिस्टर करा जाता है। बट क्या है कि हैव नॉट येट मेट द क्राइटेरिया टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ईदर स्टेट और नेशनल पार्टीज। देखिए इनको रजिस्टर कर लिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस सेक्शन का यूज करके, बट ये ऐसी पार्टी अभी तक नहीं बनी है जो कि स्टेट लेवल की पार्टी हो या फिर कोई नेशनल लेवल की पार्टी हो। मतलब कि उनको उतने लेवल का रिकॉग्निशन नहीं मिला है जैसे कि एक नेशनल लेवल की पार्टी को मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखिए बीजेपी एक नेशनल लेवल की पार्टी हो गई, तो वो एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है ना, रजिस्टर्ड भी है। बट इस केस में क्या होगा, कोई ऐसी पार्टी, कोई लोकल पार्टी हो है ना, जो कि रजिस्टर तो कर दी गई है इस सेक्शन के अंडर, बट वो अनरिकॉग्नाइज्ड है, ना तो उसका स्टेट लेवल के ऊपर कोई रिकॉग्निशन है, ना ही कोई नेशनल लेवल पर कोई रिकॉग्निशन है। तो ये क्या कौन सी पार्टीज फिर हो सकती हैं? न्यूली रजिस्टर्ड पार्टीज जिनको अभी तक इलेक्शन कंटेस्ट करना है, उन्होंने कंटेस्ट नहीं करा है, या फिर ऐसी पार्टीज जिन्होंने इलेक्शन तो कंटेस्ट कर लिया है बट उनको मिनिमम वोट शेयर नहीं मिला है, ना तो उन्होंने कोई सीट्स सिक्योर करी हैं। देखिए ऐसा बोला गया ना कि अगर उन्होंने 6 मंथ तक ऐसी पार्टीज ने 6 ईयर तक ऐसी पार्टीज ने अगर कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करा है तो उनको डी लिस्ट कर दिया जाएगा। इट मीन्स कि जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं ये इलेक्शन भी कंटेस्ट कर सकती हैं, 6 ईयर का पीरियड है, बट अगर उस पीरियड में इन लोगों को कोई मिनिमम वोटिंग शेयर नहीं मिला है, उनको कोई सीट्स नहीं ऐसी मिली है मिनिमम, है ना, तो उनको रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड ही कंसिडर करा जाएगा। या फिर ऐसी पार्टीज दैट हैव नेवर कंटेस्टेड एन इलेक्शन सिंस रजिस्टर्ड, कभी इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं करा, जैसे कि अभी केस हो रहा है कि 334 जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज है उनको डी लिस्ट कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने कभी इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं करा था। देन उसके बाद क्या है, डिफरेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। हमने 3 तरह की देखी थी ना पार्टीज कि रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हो सकती हैं, देन जो कि नेशनल और स्टेट लेवल की होंगी। देन सेकंड कौन सी थी, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज, जो कि हमने अभी देख ली। देन थर्ड क्या रहता है फिर, इंडिपेंडेंट, है ना। ओके जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज होंगी नेशनल और स्टेट लेवल की होंगी।
फुलफिल करती हैं स्पेसिफिक क्राइटेरिया रिगार्डिंग इलेक्टोरल परफॉर्मेंस, मतलब कि इनके पास मिनिमम वोटिंग शेयर भी होगा। देखिए जो रूप्स थी इनके पास वोटिंग शेयर नहीं था, है ना, इनके पास सीट्स भी नहीं थी, बट जो नेशनल और स्टेट लेवल की होंगी इनके पास वोटिंग शेयर भी होगा एंड इनके पास नंबर ऑफ सीट्स भी होंगी। और इनको देखिए कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे, इनके पास कुछ प्रिविलेजेस होंगी, इनके पास इलेक्शन सिंबल होंगे, इनके पास ब्रॉडकास्ट का टाइम होगा, बहुत सारी और भी प्रोविजंस होंगी जो कि रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज के पास नहीं होंगी। डी लिस्टिंग प्रोसेस का क्या है, हमने देख ही लिया है, सेम है कि इलेक्शन कमीशन पीरियोडिकली रिवाइज करता है, डी लिस्ट कर देता है जिन्होंने कभी इलेक्शन कंटेस्ट ना करे हो 6 मंथ के लिए, या फिर कोई लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना करा हो। ये क्यों करा जाता है, ताकि इलेक्टोरल सिस्टम की इंटेग्रिटी बनी रहे। डोरमेंट पार्टीज को, ऐसी पार्टीज जो कि लंबे समय तक ऐसे ही पड़ी हैं, वो जस्ट रिसोर्सेज को वेस्ट कर रही हैं, इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए ही फिर इन पार्टीज को डीलिस्ट कर दिया जाता है, इनको हटा दिया जाता है।